गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक मिशन पर हूं कि मुझे कम से कम 5 से 6 किलो मुझे अपना वेट लूज करना है। तो मैंने कल जैसे कि 11 किलोमीटर के आसपास मैंने कल वॉक किया। मैंने आज भी मैं 6 किलोमीटर का मैं वॉक करके आ रहा हूं और शाम को बचा हुआ शाम को करूंगा मैं। तो समहाउ मैंने भी डिसाइड किया है कि चलिए आपके सामने मैं इस बात को बोलता हूँ ताकि मेरे ऊपर भी प्रेशर रहे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि सर 5 किलो वजन कम करके आप भी दिखाना, हम पढ़कर दिखाएंगे, ठीक है। तो सबके अपने अपने टारगेट है। खैर, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया कि सर जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, स्पेशली बायोमेंटर से पढ़ते हैं, तो कई बार हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। कई बार हमको लगता है कि मतलब एक ऐसा जैसे एक ऑफलाइन क्लास में फील आता है ना कि आप जाते हो, तैयार होकर वहाँ पहुँचते हो, आपके एक फिक्स टाइप का शेड्यूल होता है, वैसा पता नहीं क्यों हम जो है यहाँ पर मिस करते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि जैसे कि अब आपको तो पता होगा कि बायोमेंटर से जो टॉप रैंक में जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है जो है विवेक, तो विवेक अभी मुझसे मिलने भोपाल में भी, जब मैं भोपाल था तो मुझसे मिलने भी आए हुए थे। तो विवेक ने यही बताया कि वो रोज सुबह जब क्लास लगती थी, जब से क्लास का जो टाइमिंग हुआ करता था वैसे 12 बजे से, रेगुलर बैच का क्लास का टाइमिंग 12 बजे से था, तो बोल रहा था मैं सर है ना 11:30 बाकायदा तैयार होकर, जैसे जैसे कहीं जाते हैं बाहर कोचिंग पढ़ने बाहर जाते हैं तो ऐसे नहा धोकर तैयार होकर कॉम वॉम कर बाकायदा तरीके से अपने क्लासरूम में मैंने एक कमरा बना रखा था, इसको मैंने क्लासरूम के हिसाब से मैं उसको मानता था कि यही मेरा क्लासरूम है ये। तो मैं 12 बजे वहाँ जाके बैठ जाता था, शाम को 6 बजे तक जब तक मेरा पूरा काम, सारी क्लासेस, सारे डीपीए सब कुछ कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं वहाँ से उठता नहीं था। तो मैंने पूरे समय में कुछ दिनों के बाद मैंने ये 20-21 दिन के बाद मैंने ये फील किया कि वो ही मेरा क्लासरूम है और एक्चुअली में आप मेरे सामने प्रेजेंट है। ऐसा सोच के मैं पढ़ा, इसलिए मेरा इतना अच्छा रैंक आया। उसने 695 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 720, जो कि बहुत बड़ा बड़ा स्कोर होता है। ही इज़ इन एम्स भोपाल। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यदि आप ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं ना, तो आपको ऑफलाइन के समान डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। बायोमेंटर्स जो है वो बहुत जल्दी आपको जो है हम लोग ढूंढ रहे हैं अच्छा वेंडर, ताकि कम कॉस्ट में आपको जो है वो ऐसी टी शर्ट्स भी प्रोवाइड कर सके जिस पर बायोमेंटर्स भी हो, कमांडो का सिंबल है, जिससे कि आप जो है वो आप जो है वो एक डिसिप्लिन फील कर सकें आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तैयार होकर चलिए, वो जब टी शर्ट की बात छोड़ते हैं, अभी सिंपल बात करते हैं। आप बिल्कुल क्लासरूम के साथ तैयार होकर जो है टाइम पर इंटर कीजिए उसमें, और आप जो है जब तक काम खत्म ना हो तब तक आप जैसे स्कूल में रहते हैं, हम कोचिंग में रहते हैं, वैसे ही आप समझिए बीच में ब्रेक भी लीजिए आप उसमें के कि आपने खाना खा लिया, आपके वॉशरूम यूज़ कर लिया, वो सब नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो कीजिए। लेकिन आप मानकर चलिए कि ये क्लास है और फिक्स शेड्यूल करिए, इतने बजे ब्रेक होगा, इसके पहले ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक डिसिप्लिन आएगा। सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और कई बार हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हम बहुत पता नहीं कि हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को लगता है कि हम एकेडमिकली जो है वो वीक है, तो पता नहीं हमारा क्या होगा, अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, आपने कभी झरना देखा है कि झरना ऊंचाई से जो गिरता है, पहाड़ की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, तो आप देखिएगा कभी कि पानी मजबूत है या चट्टान मजबूत है। चट्टान बहुत मजबूत है, चट्टान को तो घमंड होगा अपने ऊपर कि मैं तो बहुत ही मजबूत हूं, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन लगातार बहने वाला पानी भी चट्टान को काट देता है, लगातार बहने वाला पानी भी चट्टान को काट देता है, चट्टान में वो दरार कर देता है, उसको जो है वो काट देता है वो। आप सोचिए पानी का जो मुलायम सा पानी है उसका और चट्टान का क्या मुकाबला, लेकिन बहने वाला पानी भी जो है चट्टान को काट देता है। और याद रखिए, ईश्वर हमेशा जो है वो कमजोर के साथ में होता है, ईश्वर हमेशा दुर्बल के साथ में होता है। तो वो ईश्वर की ताकत ऐसी होती है जो चट्टान को भी काटने को मजबूर कर देती है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप लगातार उस बहते हुए पानी के समान लगातार प्रयास करते रहेंगे ना, तो असफलता की जो बड़ी सी चट्टान है उसको काट कर आप सफलता बाहर निकाल लेंगे उससे आप, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि एक जो मैंने आपको बताया ना कि आप तैयार होकर पढ़ने बैठिए, आप बाकायदा जैसे स्कूल जाते थे हम लोग, अब हम कहीं बाहर जाते हैं वैसे तैयार होकर बैठिए, तो उसका फायदा ये होता है कि आप जो है एक प्रकार से अलर्ट मुद्रा में होते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जो आर्मी वाले लोग होते हैं, पुलिस वाले लोग होते हैं, उनके कपड़े जो होते हैं वो लूज ढीले ढाले कपड़े नहीं होते उनके, कि भाई लूजर टाइप कुछ पहन लिया उन्होंने, लटका लिया, चोगा जैसा लटका लिया उन्होंने, नहीं। उनके कपड़े होते हैं चुस्त दुरुस्त फिट कपड़े होते हैं, एकदम बॉडी से सटे हुए फिट कपड़े होते हैं। आप देखना कभी नेवी वालों के कपड़े देखिएगा, आप आर्मी के देखिएगा, आप एयरफोर्स के देखिएगा, एकदम फिट कपड़े ना, बॉडी से फिट होते हैं। फिट कपड़े थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, और उस अनकंफर्टेबल के चलते क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा एजिटेटेड रहता है, उसको लगता है कि मतलब वो मतलब एकदम से कंप्रोमाइजिंग नहीं होता कि किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ करे, वो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, वो फर्क पड़ता है, सच्चाई है ये।
लेकिन आप कभी साधु महात्मा के कपड़े देखना, कभी आप पुराने जमाने के राजाओं के कपड़े देखना, लूज, एकदम लूज टाइप कपड़े होते हैं। वो लूज कपड़े इस बात का प्रतीक होते हैं कि भाई सब कुछ शांति से है, ठीक है, इस बात का प्रतीक होते हैं कि हमें कोई चीज पर तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। लेकिन आर्मी वाले पर्सन यदि तुरंत रिएक्शन नहीं देंगे तो खतरा हो जाएगा, उनको तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना है, इसलिए उनके कपड़े भी टाइट होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, और उसके चलते वो हमेशा जो है चार्ज फील करते हैं। जबकि जो लूज क्लॉथ होते हैं ना, वो क्लॉथ क्या करते हैं, वो क्लॉथ ऐसा महसूस कराते हैं कि भाई रिलैक्स है सब, ठीक है, मतलब वो है कि हाँ बाद में लेंगे निर्णय हम। तो साधु महात्मा शांत उनको लड़ना नहीं है, उनको शांत रहना है, इसलिए उनके कपड़े वैसे। पुराने समय में जो राजा महाराजा जब अपने महल में रहा करते थे, जब वो अपने दरबार में सुनवाई करते थे, तो उनके कपड़े जो है वो लूज हुआ करते थे। लेकिन जब वो लड़ने जाते थे ना, तो उनको अलग तरह के कपड़े पहनाकर जो है वो बाजू बांध ये पहनाकर टाइट कर देते थे पूरा, ताकि कि वो एनर्जाइज रहे। वो फर्क पड़ता है। आप घर में कंफर्टेबल मुद्रा में बैठे हुए हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि पढ़ते में आपको आलस आ रहा, तो आएगा आप, लेकिन जैसे ही चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, आप बकाया तैयार होकर पढ़ने बैठेंगे, तो एक अलग तरह का एनर्जी फील करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बताई एक साइकोलॉजी, आपको बता रहा हूँ ये सच्चाई है, ये मनोविज्ञान है, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। मैंने एक समय सोचा था कि यूपीएससी में मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट लूंगा, लेकिन क्या हुआ कि मुझे बहुत कठिन लगा वो, तो इसलिए मैंने फिर उसको ड्रॉप करके सोशियोलॉजी में कन्वर्ट कर लिया था बाद में। मैंने बहुत सब्जेक्ट लिए हैं यूपीएससी में, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि हर एक साल के बाद में मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता था, क्योंकि मैं बोर हो जाया करता था पढ़ने से। और मैंने यही फील किया है कि लाइफ में यदि आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको सब्जेक्ट को लेकर प्रेम नहीं रखना आपको, ठीक है, आपको उसी पे लगे रहना है, तो आप जरूर एग्जाम निकाल ले जाएंगे, ठीक है। अब एक छोटी सी कहानी आज की मैं आपको बताऊंगा कि एक मैं आप में से कई लोग कहते हैं कि सर मॉर्निंग मोटिवेशन जो है वो, उससे हमको जो है वो बहुत फ़ायदा हुआ है, हमको जो है वो लगातार हम जो है वो एनर्जाइज फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग मोटिवेशन से मुझको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझको ये फ़ायदा हुआ है कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी इस दौरान। आप सोचिए, अब तक तकरीबन मैं जो है आपको 150 से अधिक कहानियाँ सुना चुका हूँ। 150 प्लस कहानियाँ किसी किताब में भी नहीं होती जो मैं आपको सुना चुका हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। जैसे अब देखिए, अभी हाल ही में मेरे पास जो बुक है वो है द ग्रेट जापानीज गुरु के रूहुका ओकावा के, इनकी बुक में पढ़ रहा हूँ अभी, इनविंसिबल थिंकिंग, कि देयर इज नो सच थिंग एज डिफीट, ठीक है। देखिए बुक का टाइटल। मैं बहुत अच्छी किताबें ढूंढ के लाता हूँ, मैं क्रॉसवर्ड में टाइम गुजारता हूँ, वहाँ से किताबें ढूंढ के लाता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कहानियाँ में, ठीक है। मतलब मेरे को भी तो कहीं से स्टोरी लानी पड़ेगी ना, मैं 150 कहानियां बना तो नहीं सकता ना। अभी आप देखिए कि बहुत 150 प्लस कहानियां मैं आपको सुना चुका हूँ, कि हर बार मैंने आपको लगभग अमूमन एक कहानी सुनाई है। तो आज की जो कहानी है वो है, एक आपने ना कंपनी का नाम सुना होगा, जापानीज कंपनी है पैनासोनिक। पैनासोनिक एक बहुत बड़ी कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है, जो हमारे यहाँ पे जब देखिए सेल से लेकर जो है टेलीविजन तक, जो है रेफ्रिजरेटर तक, हर जगह पे पैनासोनिक बैटरी, पैनासोनिक इज एवरीवेयर के। पैनासोनिक जो है जहाँ नहीं दिखाई पड़ता वहाँ भी वो कई ब्रांड को सप्लाई करता है। पैनासोनिक बहुत बड़ी कंपनी है। तो पैनासोनिक कंपनी के जो मालिक थे वो थे मैट सुशिता के। मैट जापानीज नाम ऐसे होते थे, मैट सुशिता उनका नाम था के। वो फिजिकली डिसेबल थे कि उनको जो है वो फिजिकली फिट नहीं थे, उनको बड़ी तकलीफ हुआ करती थी कहीं जाने आने में उनको, और वो पैनासोनिक के फाउंडर थे। वो उन्होंने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तैयार की जिसमें आज हजारों लोग काम करते हैं इसमें। आपको पता है पैनासोनिक का जो बिजनेस मॉडल है, जो उनके काम करने का तरीका, मैनेजमेंट का तरीका है, जो मात सुशिता ने अपनाया था, उस तरीके को आज पूरे दुनिया भर के एमबीए के स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। जो भी चाहे वो आपका हार्वर्ड एमबीए हो, हार्वर्ड से एमबीए हो, या आपका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हो, चाहे आपका जो है वो आईआईएम अहमदाबाद हो, आईआईएम के जितने भी कॉलेजेस वो हो, हर जगह पे मात सुशिता की जो है वो मैनेजमेंट तरीके को बतलाया जाता है। कि इन्होंने पहली बार डेलीगेशन सिस्टम शुरू किया। इन्होंने क्या होता है, जनरली कोई भी कंपनी होती है उसमें जो टॉप का डायरेक्टर होता है, जो टॉप की पोजीशन पे जो सीईओ होता है, जो मेन आदमी होता है, वो चाहता है कि पूरा कंट्रोल उसके हाथ में रहे, और जब तक वो बड़ी चीज़ों को डिसाइड नहीं करेगा तब तक चीज़ें नहीं घटेंगी। ऐसा सेंट्रलाइज मॉडल जो है वो अधिकांश कंपनियों में आपको देखने मिलता है। लेकिन मात सुशिता ने शुरुआत किया एक डिसेंट्रलाइज मॉडल की। उन्होंने कहा कि हर कंपनी, उन्होंने पैनासोनिक कंपनी में कई अलग अलग डिवीजन बना दिए। उन्होंने 20 अलग अलग डिवीजन बनाए। एक डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखता है, एक मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को चेक करता है, एक डिवीजन जो है वो अकाउंट्स को देखता है, एक डिवीजन मार्केटिंग को देखता है, एक डिवीजन जो है वो जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है उसको देखता है कि माल कहाँ रखा, कहाँ रखा, एक डिवीजन जो है वो तमाम तरह के गवर्नमेंट एजेंसी से जो है वो टाई अप करता है, एक डिवीजन जो है वो तमाम। तो मतलब ऐसे उन्होंने 20 अलग अलग डिवीजन तैयार कर दिए, और हर डिवीजन में उन्होंने एक सीईओ बना दिया। हर डिवीजन का अपना एक सीईओ था, जिसको पूरी इंडिपेंडेंस थी कि वो पूरा अपना डिवीजन कैसे चलाता है वो उसको डिसाइड करना है। और
चूंकि वो फिजिकली उनके लिमिटेशन थे कि वो इतने बड़े कंपनी को अकेले देख नहीं पा रहे थे, इतना ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग डिवीजन तैयार कर दिए और हर डिवीजन के सीईओ को बोला कि ये तुम्हारी कंपनी है और तुमको इस डिवीजन को चलाना है बेहतर तरीके से। ठीक है, जब उनका कहना था कि जब किसी व्यक्ति को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो व्यक्ति उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना सबसे बेहतर देने का प्रयास करता है। आज़ादी जो होती है, इंडिपेंडेंस जो होती है, वो आपको बेहतर देने के लिए प्रेरित करती है, जबकि गुलामी या सबऑर्डिनेशन जो होता है वो आपकी क्षमताओं को कम करता है, लिमिट करता है। और मां सुचिता के इस प्रयोग का रिजल्ट ये निकला कि वो अपने घर में बैठे बैठे केवल 15 जो 20 सीईओ थे उनके ऊपर एक व्यक्ति और था जो पैनासोनिक का मेन रिप्रेजेंटेटिव था, वो उन 20 लोगों से कोऑर्डिनेट करता था और वो एक व्यक्ति से मां सुचिता कोऑर्डिनेट करते थे। ठीक है, और वो केवल अपनी कंपनी की पूरी 20 यूनिट का कि कैसे परफॉर्म कर रही है उसका वो ओवरऑल आउटलुक लिया करते थे कि कौन सी यूनिट कैसा परफॉर्म कर रही है, पर कैसे परफॉर्म करना है इसके लिए उन्होंने साफ साफ अपने उन सारे सीईओ को बोल दिया था कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि तुम्हें काम कैसे करना है, ये तुमको सोचना है कि तुम्हें काम कैसे कराना है, ये तुमको सोचना है, तुम्हारी कंपनी है, तुम सीईओ, तुमको सब कुछ देखना है, मैं यहाँ पर केवल आपके परफॉर्मेंस को रिव्यू करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको क्या करना है, आपको गलत करोगे तुम्हारा होगा, अच्छा करोगे तुम्हारा होगा। तो पैनासोनिक के इस मॉडल को डिसेंट्रलाइज मॉडल कहते हैं, जो दुनिया भर में अपनाया गया। हर बड़ी कंपनी आज, चाहे वो एक्सेंचर हो, चाहे जो है वो आपका कैपजेमिनी हो, चाहे कोलगेट पामोलिव हो, चाहे आपका जो यूनिलीवर हो, तमाम तरह की बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो कंपनी आज इस मॉडल को अपनाई हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों पे जब भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और आप उनकी क्षमताओं को देखते हैं, जैसे मैं अमर सर है, भोपाल का पूरा ऑफिस अमर सर को दिया हुआ है, मैंने कहा कि भाई मैं आपसे रिपोर्टिंग लूंगा, आपको देखना है कि कैसे पूरा स्टाफ वहाँ का काम करता है। यहाँ का ऑफिस जो है मैं देखता हूँ, कंटेंट टीम को कोई और देखता है, तो हमारी जो टीम है वो कई अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। डेवलपमेंट की टीम को जैसे नयन और देवज्योति जी देखते हैं, तो वो अपना अपना काम संभालते पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और लोग अपना बेहतर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं हर आदमी जो काम करता है ना, यदि उसकी क्रिएटिविटी जिंदा रहेगी, उसका इनोवेशन जिंदा रहेगा, तो वो काम को मन से करेगा। आप उसकी क्रिएटिविटी को मार देंगे, उसके इनोवेशन को मार देंगे, तो काम फिर वो बेमन से करेगा, और बेमन से किया गया काम बोझ लगता है, मन से किया गया काम जो है वो जुनून लगता है, और जुनूनी लोग जरूर जीतते हैं। ठीक है, आप भी अपनी सफलता के लिए जुनून पैदा कीजिए कि भाई हमको पढ़ना है, हमको ऐसे करना है, हमको कर दिखाना है कुछ यहाँ पे। ठीक है, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसको भी जुनून से कीजिए, पैशन से कीजिए, जरूर चलेगा, अच्छा होगा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।